क्लास 3 भाषा और व्याकरण, अध्याय 1, विषय हिंदी व्याकरण। देखिए, पढ़िए और समझिए। चित्रों को देख करके पढ़ना है और समझना है। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं और उसके नीचे लिखा है, आपने देखा कि ऊपर दिए गए पहले चित्र में दो मित्र मुख से बोलकर अपने मन की बात कह रहे हैं। दूसरे चित्र में नमिता पत्र में लिखकर अपने विचार प्रकट कर रही है। इसी प्रकार तीसरे चित्र में एक गूंगा बच्चा गृहिणी से संकेत करके भोजन मांग रहा है। ये सब मन की बात कहने के साधन हैं, इन्हें ही भाषा कहते हैं। इस प्रकार हम भाषा को परिभाषित कर सकते हैं। विचारों के आदान प्रदान करने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं, एक जो है मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिसको हम ओरल लैंग्वेज भी कहते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। जब हम अपने मन के विचार बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे सुनकर हमारी बात समझते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे गीत गाना, रेडियो या टेलीविज़न पर गाना सुनना इत्यादि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। दूसरी जो भाषा है वो लिखित भाषा है, जिसको हम अंग्रेजी में रिटन लैंग्वेज भी बोलते हैं। जब हम अपने मन के विचार लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे पढ़कर हमारे विचार समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे निबंध, कहानी, लेख, पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें इत्यादि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो ये भाषा के जो मुख्य दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, इसकी परिभाषा और उदाहरण आप लोगों ने देखा। अब यहाँ पे याद रखिए, कुछ दिया गया है, इसको सांकेतिक भाषा को व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है। लिखित भाषा और मौखिक भाषा के अलावा भी हम अपने विचारों को एक प्रकार की भाषा से प्रकट कर सकते हैं, जिसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन सांकेतिक भाषा को ग्रामर में, व्याकरण में उसको स्थान नहीं दिया गया है। हमारे देश में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए हिंदी को हमारी राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं। हमारे देश के संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये भाषाएं भारत में बोली, समझी और लिखी जाती हैं। इनके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रीय भाषाएं भी प्रचलित हैं। तो हमने देख सकते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा इसलिए है क्योंकि वो हमारे देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी के अलावा और अन्य भाषाएं भी हमारे देश में बोली जाती हैं। अलग अलग क्षेत्रों की भाषाएं अलग अलग होती हैं। इसके बाद है बोली, जिसको हम अंग्रेजी में डायलेक्ट भी कहते हैं। तो बोली क्या है? किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहते हैं। 8-10 किलोमीटर की दूरी पर बोली का रूप बदल जाता है। ब्रज, मागधी, भोजपुरी, हरियाणवी, कुमाऊनी, गढ़वाली, खड़ी बोली इत्यादि बोलियां हैं। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। बोली का अर्थ ये हुआ कि छोटे छोटे एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती हैं और हर उस क्षेत्र के बाद उस भाषा, उनकी बोली में कुछ अंतर आ जाता है, तो ये बोली कहलाती हैं। वो उस क्षेत्र विशेष की भाषा होती है जो उस क्षेत्र के लोग समझ पाते हैं। तो आगे हम दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है, जिससे हम कहते हैं कि बोली में अंतर होता है।
लिपि, जिसको इंग्लिश में स्क्रिप्ट भी कहते हैं। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन में, पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में तथा उर्दू तथा अरबी भाषाएं फारसी लिपि में लिखी जाती हैं। इस प्रकार भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हम कह सकते हैं कि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वो लिपि कहलाती है। व्याकरण, जिसको अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं, व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना तथा पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण हमें नियमों में बांधकर भाषा को बोलने, लिखने तथा पढ़ने योग्य बनाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के 3 भाग हैं। पहला जो व्याकरण का भाग है वो वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। व्याकरण की जो सबसे छोटी इकाई वर्ण, उसके बाद वर्णों से मिलकर शब्द की रचना और फिर शब्दों से मिलकर वाक्य की रचना होती है। इस प्रकार ये व्याकरण के 3 भाग हैं। आगे हम देख सकते हैं, आओ दोहराएं। विचारों के आदान प्रदान करने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं, मौखिक तथा लिखित। पुस्तकें लिखित भाषा का उदाहरण है। कहानी सुनना, सुनाना मौखिक भाषा का उदाहरण है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भाषा अपने विचारों को प्रकट करने का साधन है। मुख्यतः 2 प्रकार की भाषाएं होती हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लेकिन एक अन्य भाषा भी होती है जिसको व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है, वो सांकेतिक भाषा होती है। सांकेतिक भाषा के द्वारा हम अपनी बातों को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उसका कोई लिखित स्रोत नहीं है इसलिए, तथा व्याकरण में उसका कोई उपयोग नहीं है, इसलिए व्याकरण में उसको स्थान नहीं दिया गया है। इसके बाद हमने देखा लिपि के बारे में। लिपि वो होती है जिसमें कोई भी जो भाषा है उसके जो लिखावट का साधन है, जिस प्रकार के लिखावट में वो भाषा लिखी जाती है उसको लिपि कहते हैं। बोलियां अलग अलग क्षेत्रों में की भाषाएं अलग अलग होती हैं। कुछ सीमित क्षेत्र के बाद भाषाओं में कुछ अंतर हो जाता है। और व्याकरण के द्वारा हम किसी भी भाषा की जानकारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। भाषा की गहराई से जानकारी लेने के लिए हमको उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि अगर हमको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम उस भाषा को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं। व्याकरण को अच्छे से समझने के लिए हमको उसके जो 3 भाग हैं, तीनों भाग पर विचार करना होगा, जिसमें पहला वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार है। इनको देखते हुए हमको व्याकरण को समझने में ये तीनों ही बहुत ही लाभदायक हैं। इस तरह से आपको इस पाठ को अच्छे तरह से इस वीडियो को पूरा देख करके समझना है, जिससे कि आपका जो भी डाउट हो वो सब इसमें क्लियर हो जाए। भाषा और व्याकरण को लेकर के आप नीचे क्लास वाला भी वीडियो देख सकते हैं भाषा और व्याकरण का, क्योंकि क्लास बाय क्लास सब में एक ही चीज़ है, लेकिन जैसे जैसे क्लास ऊपर बढ़ता जाता है तो कुछ अन्य जानकारियाँ भी मिलती हैं। तो आप अगर आपसे कुछ निम्न जानकारी भी चाहते हैं तो आप अन्य वीडियो देख सकते हैं।